Hi humans and welcome back to Humanities. Now we are starting off with the book 2 let us start afresh with the book 2 with a very new chapter called structural changes. ठीक है, बहुत छोटा सा chapter है. ठीक है, we'll quickly finish it off. Now firstly let me begin by defining what I mean by structural changes. Now structural changes का मतलब है changes in the original institutions and structure of the society. ये एनसीईआरटी में डेफिनेशन नहीं दिया है, ये जस्ट आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पढ़ना क्या है हमें इस चैप्टर में, कि वैसे चेंजेस जो सोसाइटी को पूरा ऐसे चेंज कर देते हैं, हिला डालते हैं. ठीक है, सो these are structural changes जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रक्चर सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज लाते. ऐसे चेंजेस को we call them structural changes, right? Now, herein we have to study two structural changes. पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा है अर्बनाइजेशन. ठीक है, दो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा अर्बनाइजेशन, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. Now, why have I written colonialism? Because it is due to colonialism कि ये दो चेंजेस आए. Colonialism is just the cause. ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन कॉन्सिक्वेंसेस है. ठीक है, सो दो चेंजेस हमें इसमें पढ़ने क्लियर है, और ये चेंजेस किसकी वजह से आते हैं? कोलोनियलिज्म की वजह से. ठीक है, कॉज और कॉन्सिक्वेंस रिलेशन समझ लो. ठीक है, अब हमने देखा कि कोलोनियलिज्म की वजह से दो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं इंडियन सोसाइटी में, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. बट ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जो इंडिया में है उसकी ये कुछ एग्जांपल्स है कि कैसे भाई आप बोल सकते हो कि यस ब्रिटेन हैज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड इट्स कॉलोनी इंडिया. तो आप लॉज देखो, लॉज में काफी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है. ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ देख लो भैया, कॉन्स्टिट्यूशन ही देख लो. ठीक है, कितना ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है. सिटीज का ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लो, उनका आर्किटेक्चर देखो, एजुकेशन सिस्टम बोलने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में तो पूरा ही इन्फ्लुएंस डाल के गए हैं वो लोग. देन पार्लियामेंट्री लीगल सिस्टम, नेक टाइज, जो हम नेक टाइज बांधते हैं, देखो फिगर में दिया है, सी, सो दीज नेक टाइज, राइट. देन ब्रेड ऑमलेट, ये सारे क्विजीन्स ये कहाँ से आते हैं? ब्रिटेन से आते हैं. कटलेट्स, इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. ठीक है, सो ये सारे एग्जाम्पल्स दे शो अस कि यस ब्रिटेन हैज गॉट a lot of influence on its colony India, right? And अब हम बोलते हैं कि ऐसा एक्सपोजर जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ने हमें दिया है, वो मॉडर्न आइडियाज का एक्सपोजर जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में हमें दिया है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी और पैराडॉक्सिकल भी है. नाउ दीज टू टर्म्स आर वेरी कंफ्यूजिंग. आप यहाँ से एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सच एन एक्सपोजर टू मॉडर्न आइडियाज इज व्हाट? इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी एंड पैराडॉक्सिकल. यानी ये जो ब्रिटिशर्स ने हमें जो भी एक्सपोजर दिया है, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है और पैराडॉक्सिकल है. क्यों? क्योंकि इंडियन कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने हमें बताया कि हमें वेस्टर्न आइडियाज के बारे में बहुत सोचना सिखाया. दे टॉट अस अबाउट इक्वालिटी, लिबरलिज्म, फ्रीडम, बट दे themselves violated our freedom, they themselves violated our liberty. ठीक है, they themselves, yeah, so we ourselves live अंडर अ कॉलोनियल रूल जिसने हमारा लिबर्टी, हमारी फ्रीडम, हमारी इक्वालिटी के बारे में नहीं सोचा. सो इट इज ऑल वेरी हिपोक्रेटिक, राइट. अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑल द स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हमने ये स्ट्रक्चरल चेंजेस पढ़े हैं ना, ये दीज आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय कल्चरल चेंजेस. नाउ जो सोचने वाली बात है, सी अगर आप बिल्डिंग ब्लॉक में चेंज करने वाले हो, इफ यू आर messing up with the base of the building, obviously building का थोड़ा नक्शा तो बदल ही जाता है, right? So all the structural changes they are accompanied by cultural changes. ठीक है, now let us see in detail कि colonialism ने क्या क्या changes लाए. colonialism क्या होता है, कैसे ब्रिटिश कॉन्करर्स ने पूरे इंडिया में अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया और पूरे इंडिया को चेंज कर दिया. सो बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोलोनियलिज्म जो आपको याद रखनी है,
is nothing but the establishment of rule by one country over another. Very easy. अगर कोई एक कंट्री है दूसरी कंट्री पे वो कब्जा कर लेती है, ठीक है, a very raw language. So establishment of rule by one country over another, it is nothing but colonialism. Clear? Now ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही आए. There were many different conquerors from different countries जो जिन्होंने इंडिया में इन्वेड किया था. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल्स अगर आप पॉइंट आउट करूं, देयर वर फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज. पोर्तुगीज तो गोवा में काफी देर तक थे, 1960s तक, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स इंडिया पे कब्जा किया. बट देयर वाज अ डिफरेंस. ब्रिटिशर्स और बाकी कंट्रीज में बहुत बड़ा डिफरेंस था. व्हाट डिड दीज ब्रिटिशर्स डू? इन्होंने ऐसे चेंजेस लाए विच वर फार रीचिंग एंड डीप, वेरी डीप. उन्होंने पूरे बेस के साथ छेड़खानी की. बट अदर कॉन्करर्स, उन्होंने जस्ट थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाल के दे जस्ट वैनिश्ड. ठीक है, बट दीज ब्रिटिशर्स दे चेंज्ड द एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री. The changes which British colonialism brought, they were far-reaching and deep. और vital difference pre-capitalist और capitalist times में. अब pre-capitalist यानी capitalism के पहले वाले conquerors, यानी सब जो French, Dutch, Portuguese, apart from the Britishers. और capitalist माने Britishers. Okay. Now, what is the major difference between pre-capitalist conquerors and capitalist conquerors or British conquerors? So pre-capitalist conquerors, apart from outright pillage, they benefited from their domination by exacting a continuous flow of tribute. यानी what did they do? उन्होंने ब्रिटिशर्स की तरह ही लूटपाट मचाई, लेकिन they exacted a continuous flow of tribute. यानी जितना उनका फायदा हो रहा था उतने उनकी कॉलोनी का भी फायदा हो पा रहा था, right? They did not interfere with the economic base. This is the major thing. उन्होंने economic base, country के basic skeleton, country के basic framework के साथ कोई interference नहीं किया. They simply took the tribute that was skimmed off the economic surplus. उन्होंने जो भी कंट्री का सरप्लस निकलता था वो ले लिया. बट जो कंट्री का बेसिक इकोनॉमिक बेस है उसके साथ कुछ इंटरफेरेंस नहीं दिखाया. बट ब्रिटिशर्स, दे डिड द एग्जैक्ट अपोजिट थिंग. दे डायरेक्टली इंटरफेयर्ड विद द इकोनॉमिक बेस. दे इंश्योर्ड टू they took away greatest profit. एक प्लंडर, एक लूट मचाया इन्होंने. ठीक है. एंड देयर स्ट्रेट एम वाज टू ब्रिंग प्रॉस्पर टू देयर होमलैंड. ठीक है. ब्रिटिश कैपिटलिज्म को प्रमोट करना वाज देयर ओनली मोटिव, खुद की कंट्री का भला करना. ठीक है. एक लूट कर देना ये पूरी कंट्री. ठीक है. एवरी पॉलिसी वाज गेयर्ड टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग and expansion of British capitalism. ठीक है. Let us move a little ahead. ये question आ सकता है, what was the basic difference between pre-capitalist conquerors और British conquerors? ठीक है. So you should take it seriously. अब Britishers आए, कैसा change लाया? Economic base के साथ interfere किया. कैसे interfere किया? Land laws पूरे change कर दिए. They changed the land laws. ठीक है. फिर लैंड ओनरशिप पैटर्न्स, कौन से क्रॉप्स उगाने हैं, यहां तक उन्होंने इंटरफियर किया. ठीक है. बिकॉज दे नीडेड रॉ मटेरियल. ठीक है. देन उन्होंने जबरदस्ती इंडिगो प्लांटेशन शुरू करने के लिए कहा, राइट? सो देन दे मेडल्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ इंटरफियर किया. फॉरेस्ट तक नहीं छोड़े इन्होंने. दे एंटर्ड द फॉरेस्ट, दे क्लियर्ड द ट्रीज. They started tea plantations क्योंकि उन्हें टी चाहिए था as a raw material. They brought forest acts. ठीक है. एंड जो बेचारे pastoralists थे, ठीक है, जो घास चराने के लिए वगैरह अपने कैटल को लेके जाते थे, they were prevented straight away from entering the forest. उनका कितना नुकसान हो गया, right? So these were the direct changes that were brought by the Britishers. अब ये बॉक्स में ये कहा गया है कि this is the train passing
this is very important from a CUET perspective. Train is passing through India's first creek bridge near Thane. 1854 में 1850 में रेलवे इंट्रोड्यूस करा गया. 1854 में पहली ट्रेन जाती है फ्रॉम थाने टू मुंबई. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ हियर ये कहा गया है कि असम में कैसे धीरे धीरे सारे फॉरेस्ट क्लियर किए इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द रेलवेज. ठीक. सो यू जस्ट गिव इट अ रीडिंग वंस. अब कोलोनियलिज्म ने कैसे मूवमेंट कराया लोगों. लेट्स सी हाउ डिड कोलोनियलिज्म लीड टू कंसिडरेबल मूवमेंट ऑफ पीपल. फर्स्ट पॉइंट इज लोग कंट्री में ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूवमेंट करने लगे. भाई मैम, पीपल फ्रॉम झारखंड दे मूव टू असम फॉर व्हाट, फॉर देयर लाइवलीहुड, टू वर्क ऑन द टी प्लांटेशंस. ठीक है. सो एक इंटर कंट्री ही आपका मूवमेंट होने लगा. सेकेंड इज मूवमेंट ऑफ न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास. जो मिडिल क्लास धीरे धीरे एक सोशल ग्रुप इमर्ज हो रहा था. दे वर मूविंग inside the territory, inside the country itself. क्यों? क्योंकि as government employees, as doctors, as lawyers, अलग अलग states में अपनी services provide करने के लिए ये move करते थे from Bengal and Madras. ठीक है. Third is obviously labor. जो Indian labor था, जो हम बॉन्डेड लेबर बोलते हैं ना. सो द लेबर वाज कार्टेड इन शिप्स टू वर्क ऑन डिफरेंट ब्रिटिश कॉलोनीज. अलग अलग एशिया लेके गए, मॉरिशस लेके गए, अलग अलग कॉलोनीज में लेके गए. उनको लेबर की बहुत जरूरत लगती थी. सो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, बहुत सारी कॉलोनीज लेके जाते थे इंडियंस को. और अभी आप देखोगे कि वहां पे आपको इंडियन ओरिजिन के लोग मिलेंगे, वो उनके डिसेंडेंट्स थे. राइट. ठीक है. So this is all. ये 3 points है कि to prove कि yes, during the colonial era there was a considerable movement in the country. अब जो सारे changes लाए हैं ब्रिटिशर्स ने, they were not all intended and deliberate. यानी कुछ ऐसे भी changes हैं जो as a consequence होते चले गए. They were not intended, they were not deliberately like ऐसे changes जो होते चले गए. ठीक है. उनको डेलिबरेटली नहीं लाया. सो ऐसा एक एग्जाम्पल जो आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक में, वो है वेस्टर्न एजुकेशन. ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न एजुकेशन लाया. व्हाट वाज देयर मोटिव? क्या उनका ये मोटिव था कि हम इंडियंस को बहुत मॉडर्न बनाएंगे, इंडियंस को अपने राइट्स के लिए लड़ना सिखाएंगे? नहीं, दिस वाज नॉट द मोटिव. द मोटिव वाज टू मैनेज द ब्रिटिश कोलोनियलिज्म. उनको ऐसे इंडियंस तैयार करने थे जो ब्रिटिश कोलोनियलिज्म को उनकी कंट्री में मैनेज कर पाए. ठीक है. बट इसका एक काउंटर, इसका एक अपोजिट एक्शन क्या हुआ? ये जो वेस्टर्न एजुकेशन दे रहे थे इंडिया में, तो बहुत सारी चीजें जैसे लिबरलिज्म, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, तो ये सारी चीजें these led to the growth of nationalist and anti-colonial sentiment in the country. यानी लोगों को समझने लगा कि these Britishers, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, this is very unjust and that's why we need to stand for our own selves, right? So एक opposite consequence हो गया. चाहिए कुछ और था, हुआ कुछ और, right? Now let us move a little ahead. Now ये जो पूरा कोलोनियलिज्म का आइडिया है, इसका बेसिक रीजन क्या है? इसके पीछे का बेसिक मोटिव या इसके पीछे का बेसिक क्या बोल सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स क्या है? इट इज कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म यानी होता क्या है? कैपिटलिज्म में होता क्या है? सब प्राइवेटली ओन्ड होता है, प्रॉफिट का बहुत हंगर होता है. ठीक है. सो कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन they are privately owned and organized to accumulate profits within a market system. Market economy होता है. There is no role of your government, right? So इस कैपिटलिज्म की वजह से कोलोनियलिज्म को एक रीजन मिल गया, वजह मिल गई. ठीक है. It was the driving force of colonialism. Now कैपिटलिज्म इमर्ज कहाँ से हुआ? ऑब्वियसली यूरोपियन एक्सप्लोरेशन से. यानी यूरोपियन कंट्रीज बहुत आजू बाजू की कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करने लगी फॉर द रॉ मटेरियल, फॉर द प्लंडर ऑफ वेल्थ. इट्स द वर्ड यूज्ड इन योर टेक्स्ट बुक. ठीक है.
एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था ये यूरोपियन एक्सप्लोरेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, और एक प्लंडर ऑफ वेल्थ यानी लूट मचा दी, ठीक है, एंड अदर रिसोर्सेज, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो कैपिटलिज्म बेसिकली यूरोप से इमर्ज हुआ, एक नीड फॉर रॉ मटेरियल, प्लंडर ऑफ वेल्थ से इमर्ज हुआ. अब इसके दो बेसिक फीचर्स हैं. पहला डायनामिज्म. what does being dynamic mean? यानी बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी एक्सपांड करता है, वेरी डायनामिक, ठीक है. तो एक कैपिटलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ वेरी डायनामिक कॉन्सेप्ट इट इज नॉट एट ऑल अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी डायनामिक, यानी बहुत जल्दी फैल जाता है, एक्सपांड हो जाता है, इनोवेट हो. नाउ इसका, अब ये फैल रहा है तो ये पूरे ग्लोब में फैलेगा, एंड दैट्स व्हाई इट्स नेचर इज आल्सो वेरी ग्लोबल, ठीक है. और यहाँ पे एक बेसिक लाइन लिखे, कैसा कोलोनियलिज्म वाज क्लोजली रिलेटेड टू कैपिटलिज्म. कोलोनियलिज्म की पीछे की आइडिया ही क्या थी, ड्राइविंग फोर्स क्या था, इट वाज कैपिटलिज्म. इज दैट अंडरस्टूड? लेट अस गो अहेड. अब यहाँ पे बोला है कि कैपिटलिज्म अगर डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बन गया है, तो नेशन स्टेट्स क्या बनी थी, दे बिकेम द डोमिनेंट पॉलिटिकल फॉर्म. very very important statement of your textbook, which means कि अगर capitalism is becoming the dominant economic system, nation states, they are bound to become the dominant political form. Why? Now people will understand if various countries, they are exploiting the other poor countries. The poor countries, एक ऐसा point आएगा when they'll understand कि this is injustice which is happening to us, और इसलिए उनको एक nationalism का feeling आएगा अंदर, and that's why nation states will start emerging, ठीक है. Nation states will become the dominant political form. Now very important question कि nation states होती क्या है, we've seen in the previous chapter as well, ठीक है. Nation states में होता क्या है, sovereign power होता है, no other external force can dominate in your country, ठीक है. You are the head of your country yourself, and there's a defined territory. एक nationalism की भावना होती है. You have got a feeling towards your own nation. आपकी democracy एक बहुत important part होता है. Plus there's a government, एक government भी होता है, state होता है, political legal institution in a nation state. Okay. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. अब ये छोटे से ब्लू बॉक्स में यहाँ से मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बिहार, पटना, गया, अरा, सरान, चंपारण, ये सब से ये सारे रिक्रूटिंग ग्राउंड्स से लेबर को कहाँ लेके जाया करते थे. सो इट वाज ऑन द प्लांटेशंस इन मॉरिशस. सो लेबर को ये सारे रिक्रूटिंग ग्राउंड से मॉरिशस लेके जाते थे during the colonial period. So don't miss these boxes, ठीक है. They might be boring, but you need not miss them, क्योंकि कहीं से भी MCQs पूछे जा सकते हैं. Now the next thing that we are going to do is industrialization. Now we talked about colonialism, ठीक है. अब हम start करते हैं actually दो structural changes के बारे में बात करने. First structural change is going to be your industrialization. Now these two words which have been written here, industrialization और urbanization, ये दो words बहुत interlinked हैं. यानी आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि urbanization and industrialization they both go hand in hand. यानी ये एक साथ होते हैं. अगर कोई कंट्री इंडस्ट्रियलाइज हो रही है, मशीन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे रूरल पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू बेटर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है. सो ये दोनों हैंड इन हैंड होते हैं, एक साथ होते हैं, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है. अब हम आगे देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेसिक डेफिनेशन और आइडिया क्या है, एंड अर्बनाइजेशन का बेसिक डेफिनेशन एंड आइडिया क्या है. सो व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन? इट इज द इमर्जेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन. Basic thing. When you're bringing in machines, when you're not employing your human labor, आप human labor को बचा के machine production बढ़ा रहे हो, ठीक है, based on the use of inanimate power resources like steam and electricity. आप human effort, human labor बचाकर machine production ला रहे हो, which is based on two
inanimate power resources like steam and electricity. ठीक है, मेक श्योर एटलीस्ट ये डेफिनेशंस अच्छे से आप बाय हार्ट याद कर लो. ठीक है, की वर्ड्स याद रखो. मशीन प्रोडक्शन, inanimate power resources like steam and electricity. This is what we call as industrialization. Now, large majority they start working. जैसे जैसे कंट्री इंडस्ट्रियलाइज हो रही है वैसे वैसे ज्यादातर लोग फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, शॉप्स में आपको ज्यादा दिखेंगे और धीरे धीरे एग्रीकल्चर कम होता जाएगा. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो धीरे धीरे जो बहुत सारी इकट्ठा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में स्टैग्नेंट है वो धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे एग्रीकल्चर से, थोड़े फैल जाएंगे अलग अलग सेक्टर्स में. ठीक है, सो वेस्ट में क्या हुआ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन केम इनटू पिक्चर. ओवर 90% ऑफ पीपल दे स्टार्टेड लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज, जिसको हमने अभी बोला था अर्बनाइजेशन. ठीक है, and that's why we said the industrialization and urbanization go hand in hand. But this is necessarily not true always. क्यों मैम, कोई एग्जाम्पल दो कि ये दोनों हैंड इन हैंड नहीं गए. भाई इंडिया का एग्जाम्पल है, आगे दूंगी. ठीक है, लेट अस सी क्या हुआ. अब इंडिया में क्या हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट. आपने बोला कि ये दो साथ तो नॉर्मली जाने चाहिए, बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था. क्यों? यहाँ पे देखो, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. अब इंडिया में सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया, इट वाज फोर्स्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, मतलब कोई कंट्री अगर नॉर्मली इंडस्ट्रियलाइज कर रही है, इट इज वेरी डिफरेंट. व्हेन अ कंट्री इज फोर्स्ड टू इंडस्ट्रियलाइज, इट इज वेरी डिफरेंट. तो इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या क्या हुआ था. पहले तो भाई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा ऑफ सम सेक्टर्स. जबरदस्ती आप लोगों ने हैंडीक्राफ्ट्स हमारे खत्म कर दिए. ठीक है, वी हैड अ फेमस इंडस्ट्री कॉल्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम करते थे, स्टोन वर्क करते थे, ये सारी चीजें खत्म करवा दी. देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ ओल्ड अर्बन सेंटर्स एंड ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन, सिल्क. इन्होंने चीप मैनचेस्टर क्लॉथ से कंपटीशन फेस किया एंड दैट्स व्हाई ये एक्सपोर्ट्स खत्म हो गए. ठीक है, और क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ सिटीज लाइक सूरत, मसूलीपट्टनम और इंक्रीज ऑफ सिटीज लाइक बॉम्बे एंड मद्रास. बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, ये सारी सिटीज ग्रो करने लगी. बट ये ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट में वगैरह एक्सपर्ट सिटीज थी, सूरत, मसूलीपट्टनम, ये सारी डिक्लाइन होने लगी. ठीक है, बिकॉज जो मैनचेस्टर क्लॉथ लाया था ब्रिटिशर्स ने, इट वाज वेरी चीप एज कंपेयर टू योर हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट क्लॉथ. ठीक है, फिर टाउन्स लाइक तंजावुर, ढाका, मुर्शिदाबाद, दे आल्सो लॉस्ट देयर कोर्ट्स. और कोर्ट्स लॉस करने की वजह से क्या हुआ, आर्टिजन्स और जो कोर्ट की जेंट्री होती है, कोर्ट के आर्टिस्ट होते हैं, उनकी भी कला को ज्यादा डिमांड नहीं रहा. राइट, सो ऐसे करते करते इवेंचुअली ब्रिटिशर्स सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज्ड आवर कंट्री. ठीक है, और क्या हुआ, अगर कोई नॉर्मल तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन लाता है किसी कंट्री में, तो क्या होता है कि लोग गांव से अर्बन एरियाज में ज्यादा शिफ्ट होते हैं. बट इंडिया में कैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया था, इट वाज अ फोर्स्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे क्या हुआ, मोर पीपल दे स्टार्टेड मूविंग इनटू एग्रीकल्चर. ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप अगर इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हो, वी एक्सपेक्ट दैट पीपल शुड मूव इनटू इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, बट लोग यहाँ पे ज्यादातर एग्रीकल्चर में चले गए. क्यों हुआ ऐसा? कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन, अ प्रोबेबल रीजन कि ऐसा क्यों हुआ होगा? बिकॉज देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन विच यू हैव टू फीड. सब लोगों को आप सेकेंडरी सेक्टर में नहीं ला सकते. प्लस आपने मशीन्स लाके लोगों को अनएम्प्लॉयड छोड़ दिया है, एंड दैट्स व्हाई पीपल हैव नथिंग बट टू मूव इनटू एग्रीकल्चर. उनके पास सिर्फ लैंड है, बाकी कुछ नहीं है, नो स्किल्स. ठीक है, दैट्स व्हाई पीपल दे स्टार्टेड मूविंग इनटू एग्रीकल्चर. वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच में एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताने बोला, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आपको बताना पड़ेगा कि लोग अर्बन एरियाज में मूव किए जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बट जब इंडिया में हुआ तब मोर पीपल दे स्टार्टेड मूविंग इनटू एग्रीकल्चर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ मशीन्स
लाना नहीं होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, सो इट ऑल्सो ब्रिंग्स इन अ न्यू सोशल ग्रुप, ठीक है, इन द सोसाइटी। नए सोशल रिलेशनशिप्स, न्यू सोशल ग्रुप्स आपकी सोसाइटी में इंक्रीज होते हैं, और इसकी वजह से आता है इंडिया की सोशल स्ट्रक्चर में चेंज, ठीक है। Now, let us move a little ahead towards the role of the cities. Now, not very important, but यहाँ के जो individual points है ना, ये CUET में बहुत ज्यादा काम आते हैं। देख, रोल ऑफ सिटीज में क्या बताया है कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सारी जो सिटीज थी, ये थोड़ी कोस्टल सिटीज थी, यानी सी से कनेक्टेड सिटीज है सारी, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज बन गई थी, एंड इनसे क्या होता था, प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट होते थे और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट होते थे, ठीक है, इजी। तो ये सिटीज का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा। नाउ cities, they became a concrete expression of global capitalism. Cities are very important, ठीक है। cities की वजह से, cities थे concrete expression of global capitalism, ठीक है। मतलब अगर आपको किसी कंट्री में बहुत सारी सिटीज दिख रही हैं, देन दैट कंट्री इज वेरी प्रॉस्परस, ठीक है। एक कैपिटलिज्म का आपको सिंबल मिलेंगी सिटीज। नाउ अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुरू हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3। बॉम्बे, लेट अस कम टू बॉम्बे फर्स्ट। बॉम्बे को प्लान करा गया था, रीडेवलप किया था, एंड बाय 1900 क्या हुआ था, over 3/4 of India's raw cotton was shipped through the city. Then come to Calcutta. Calcutta क्या हुआ था, कैलकटा ने जूट एक्सपोर्ट किया था टू डंडी, ठीक है। ये रिमेम्बर कैसे करोगे, ये याद कर लो, ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैंक्स देते हैं CUET में आपको, ठीक है। सो ये सेकेंड पॉइंट याद करने का एक तरीका, C2D, सी के बाद क्या आता है, डी आता है। सो कैलकटा एक्सपोर्टेड जूट टू डंडी, ठीक है। एंड बॉम्बे का जब आप नाम लोगे तो 3/4 ऑफ रॉ कॉटन, ठीक है। एंड मद्रास में क्या, मद्रास से क्या क्या एक्सपोर्ट करने लगे, कॉफी, शुगर, इंडिगो, कॉटन, इतने सारे प्रोडक्ट्स, वेयर टू ब्रिटेन। So some points are really worth remembering, right? चलो थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब ये भी CUET पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1690 में there was an English person called Job Charnock, जिसने 3 villages, he was an English architect actually, so ये देखो यहाँ पे लिखा है, या English merchant, जिन्होंने लीज्ड है ना, इन्होंने 3 विलेजेस को इकट्ठा किया, इनका नाम दिया कोलकाता, गोविंदपुर और सुल्तानवती बाय द रिवर हुगली। इसका क्या किया, इसका एक ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप किया, ठीक है। सो रिमेम्बर दिस फैक्ट, 1690 में जॉब चारनॉक ने लीज 3 विलेजेस, कोलकाता, गोविंदपुर एंड सुल्तानवती बाय रिवर हुगली टू सेट अप अ ट्रेडिंग पोस्ट। और 1698 ठीक 8 साल बाद क्या हुआ, फोर्ट विलियम नाम का एक फोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था बाय द कॉलोनियल पीपल फॉर डिफेंसिव पर्पसेस, एंड एक लार्ज ओपन एरिया जिसका नाम मैदान लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में, इट वाज क्लियर्ड फॉर मिलिट्री एंगेजमेंट्स, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड्स पर्सपेक्टिव वाला क्वेश्चन आ रहा है, टी प्लांटेशन जो आपके थे भैया, इनको डिस्क्राइब करो कि कैसे लेबरर्स को लाया जाता था, इन व्हाट कंडीशन, और उनके कैसे हाल किए जाते थे, ठीक है। सो डिस्क्राइब द टी प्लांटेशन इंडस्ट्री अंडर द कॉलोनियल रूल। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्थ लर्निंग, ठीक है, इट इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम्स। तो टी प्लांटेशन इंडस्ट्री को थोड़ा डिस्क्राइब करिए, एक इंडस्ट्री के बारे में पूछते हैं बस, ठीक है। इट इज योर टी प्लांटेशन इंडस्ट्री। सो सबसे पहला पॉइंट, ये चालू कब हुई टी इंडस्ट्री, इट बिगैन इन 1851, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट्स नोट्स बना के रखो। टी इंडस्ट्री बिगैन इन 1851। अब मोस्टली ऑल द टी गार्डन्स दे आर सिचुएटेड इन योर असम, बट असम में प्रॉब्लम क्या है कि
बहुत कम पॉपुलेशन है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, एंड द टी प्लांटेशंस दे आर लोकेटेड इन अनइनहैबिटेड एरियाज, यानी ऐसे एरियाज में टी प्लांटेशंस लगे रहते हैं, माउंटेनियस एरियाज पे, जहाँ पे यूजुअली कोई रहता नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली। सो लेबर हैज टू बी इम्पोर्टेड, तो लेबर को लाना पड़ता है। हमने अभी एक बॉक्स में पढ़ा, हमने अभी मूवमेंट, कैसे कोलोनियलिज्म की वजह से मूवमेंट हुआ, हमने उसमें पढ़ा कि झारखंड से असम में लेबर लाया जाता है। सो लेबर हैड टू बी इम्पोर्टेड। तो ये लेबर को इम्पोर्ट कैसे करते थे, उनको कैसे टॉर्चर किया जाता था, लाइक टॉर्चर इन द सेंस उनको जबरदस्ती प्लांटेशन पे रखा जाता। तो ये इतनी कहानी समझी कि टी इंडस्ट्री बिगैन इन 1851, टी गार्डन असम में सिचुएटेड है, विच इज पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड एरियाज में है, तो लेबर को इंपोर्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ना ब्रिंगिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू स्ट्रेंज लैंड्स, जहाँ पे कुछ कोई रहता भी नहीं, अनहेल्दी क्लाइमेट है, इन्फेक्टेड विद स्ट्रेंज फीवर्स, अलग लेवल के बैक्टीरिया वायरस रहते हैं। तो ये सारी अनहेल्दी फॉरेन क्लाइमेट में लोगों को लाना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। इसको बहुत सारा फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल इंसेंटिव लगता है, राइट। तो ये टी प्लांटर्स को एक शॉर्टकट मेथड चाहिए, दे डिडंट वांट टू इन्वेस्ट, ठीक है, उनको अपना पैसा बचा के रखना था, एंड दैट्स व्हाई दे रिजॉर्टेड टू फ्रॉड एंड कोएर्शन, यानी इन्होंने फ्रॉड, कोएर्शन, जबरदस्ती वाला रास्ता इन्होंने पकड़ लिया, यानी एक इलीगल वेज इन्होंने तैयार कर लिए। कैसे इलीगल वेज, इन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट को फोर्स या परस्यूएड किया, मना लिया टू पास पीनल लॉज, यानी इन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट से कहा कि आप कुछ लॉस पास कर दीजिए जिससे ये जो लेबरर्स हैं इनको आसानी से हम इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। सो क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं, सो इसलिए आसानी से जबरदस्ती ये लेबरर्स को, पुअर एंड पावरलेस लोगों को हम कैद करते रखेंगे टू वर्क ऑन आवर टी प्लांटेशंस। Colonial government मान गई, they said okay. So recruitment was carried for years mostly by contractor system under एक एक्ट का नाम दिया ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट ऑफ 1863, जिसको 65, 70 और 73 में अमेंड करा। रिमेम्बर दिस एक्ट, ठीक है। फिर एक एक्ट का नाम आपको याद रखना है, लेबर एमिग्रेशन बिल 1901। इसमें रूल्स दिए गए कि एक इंसान है, अगर उसे टी प्लांटेशन ओनर ने इंपोर्ट कर लिया तो ही इज कमिटेड टू असम, ही कैन नॉट लीव असम टिल 4 years, 4 साल तक कंपल्सरी वहां रहना पड़ेगा। अगर आप उसके पहले छोड़ के चले गए, सो देयर इज अ थ्रेट ऑफ अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। सो बहुत जबरदस्ती और वेरी इन एन illegal and undemocratic way they used to carry out activities on the tea plantation। इन 2 बॉक्सेस में भी पूरी वही कहानी लिखी, ठीक है। नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि आवर लीडर्स दे गॉट रियली थोड़े चिंता में आ गए थे कि देयर वाज बिफोर कोलोनियलिज्म इंडिया वाज वेरी प्रॉस्परस, सोने की चिड़िया को ब्रिटिशर्स ने पूरा निचोड़ के कंगाल बना दिया, ठीक है। दे डिडंट लीव एनीथिंग, ठीक है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाइक इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कैसे ये लीडर्स ने कैरी फॉरवर्ड किया, यानी कैसे एक पुअर कंट्री, स्टैग्नेंट, बैकवर्ड इकोनॉमी को इन्होंने आगे थोड़ा बढ़ाया, ठीक है। इट वाज थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये कैसे कैरी फॉरवर्ड किया, इस सेक्शन में हमें वही पढ़ना है। सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ था ऑब्वियसली अंडर कॉलोनियल रूल, दे टुक एवरीथिंग, जो भी उनको मिला, लूट मचा के रख दी थी। प्री कॉलोनियल रिचेस ऑफ इंडिया कॉन्ट्रास्टेड विद द पॉवर्टी, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया तो बहुत ही बैकवर्ड और स्टैग्नेंट हो गया था, इतना स्टैग्नेंट कि पीपल डिड नॉट हैव फूड टू ईट, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट ने क्या किया, एक लॉयल्टी टू द नेशन लाया, ठीक है। इट स्ट्रेंथेंड लॉयल्टी टू नेशन, लोगों को ये दिलासा दिया कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, ठीक है। एंड लीडर्स
they thought कि they were very optimistic on, क्योंकि optimism के अलावा कोई option नहीं था, ठीक है, and they started thinking कि poverty was preventable, कि हम poverty को धीरे धीरे करके eradicate कर सकते हैं, yes, anything is possible. और ये इसका करने का एक ही तरीका है rapid industrialization. Once you industrialize, people they start earning well, ठीक है, और इकोनॉमी भी धीरे धीरे ग्रो करती है, जीडीपी बढ़ता है. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ग्रोथ भी होगा, और जैसे जैसे ग्रोथ होगा सोशल इक्विटी भी आएगी. जैसे अगर बड़ा पीस ऑफ केक होगा तो वो अच्छे से 10-12 लोगों में आप बांट सकते हो, राइट. सो उसके लिए बड़ा पीस ऑफ केक होना जरूरी है, ठीक है. यू नीड ग्रोथ फॉर इक्विटी, ठीक है. सो इसके लिए क्या किया गया, डेवलपमेंट ऑफ हैवी मशीन चला लिए. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री यानी मशीन इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा एनहांस करने की कोशिश की. अगर मशीन्स ही नहीं होंगी तो बाकी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज आप कैसे बनाओगे. देन एक्सपांशन ऑफ पब्लिक सेक्टर को थोड़ा एक्सपांड करा गया, ठीक है. देन लार्ज कॉपरेटिव्स, जैसे अमूल एक कॉपरेटिव, तो ऐसे बहुत सारे कॉपरेटिव्स लाना इन्होंने शुरू कर दिया था. एंड व्हाट डिड नेहरू जी फील, ही विजुअलाइज्ड मॉडर्न एंड प्रॉस्परस इंडिया टू बी बिल्ड ऑन एन एडिफिस ऑफ जायंट स्टील प्लांट्स और gigantic डैम्स एंड पावर स्टेशन. अब इसका एक एग्जाम्पल है भैया, भाखरा नांगल डैम, भिलाई स्टील प्लांट, ये सारी इंडिपेंडेंस के बाद की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का एग्जाम्पल, ठीक है. सो पूरी कोशिश की थी ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेवी मशीन्स, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. तो ये सारी चीजें हमारे लीडर्स बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहे थे एंड दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट. एक एग्जाम्पल है नेशनल प्लानिंग कमेटी, एनपीसी. नेशनल प्लानिंग कमेटी कब सेटअप की थी, 1938. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर CUET पर्सपेक्टिव, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखो. नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुई थी 1938 में. हु वाज इट्स चेयरमैन, ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू. एंड हु वाज इट्स जनरल एडिटर, इट वाज KT Shah. Now it started functioning in 1939, but chairman यानी जवाहरलाल नेहरू, he got arrested, और इसी वजह से ये कमेटी को काफी सेटबैक पहुंचा. बट इस कमेटी में 29 सब कमिटीज बनाई गई, जिनको 8 ग्रुप्स में बांटा गया था, ठीक है. एंड इस कमेटी का फिर क्या हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया इन मार्च 1950. प्लानिंग कमीशन का ईयर प्लस मंथ दोनों याद कर लें, ठीक है. एंड नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप 1938 अंडर KT Shah एज जनरल एडिटर, जवाहरलाल नेहरू एज चेयरमैन, ठीक है. नाउ ये पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट है, इसको एक बार आप रीड कर लेना. एंड व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस ऑन दिस पेज इज दिस बॉक्स 1.8. यहाँ पे पर्वतपुरी नाम का एक प्लेस का मेंशन है. Now this पर्वतपुरी was an important offloading and loading point, ठीक है. यानी इधर से लेबर को लाते थे, इधर रखते थे. इट वॉज एन ऑफलोडिंग पॉइंट फॉर द टी प्लांटेशंस इन असम, ठीक है. और यहाँ पे लिखा है कि पर्वतपुरी में ये जो टी प्लांटर्स के ओनर्स थे, टी प्लांटेशन ओनर्स, इनकी लाइफ कैसी थी. दे लिव्ड इन बंगलोज, अ वेरी लैविश लाइफस्टाइल. फिर इनके पास मालीज, बावर्चीज, बेरर्स सब थे, ठीक है. फिर कैसा एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि कैसे ये लोग बिहेव करवाते थे वो टी प्लांटेशन वर्कर्स के साथ, कैसी ज्यादती करते थे, और खुद इतने लैविश लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, राइट. सो इट इज अ कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट. लेट अस मूव अ लिटिल अहेड. नाउ आई गेस urbanization is only left, and urbanization में सिर्फ एक क्वेश्चन कर लोगे, that's all. urbanization में और कुछ नहीं. See, urbanization means जैसे जैसे इंडस्ट्री सेटअप होने लगती है, पीपल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. रूरल से आप अर्बन एरियाज में शिफ्ट होते हैं, ठीक है. नाउ व्हाई सो, क्योंकि अर्बन एरियाज में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है. एम्प्लॉयमेंट के लिए आप बेसिकली अर्बन एरियाज को प्रेफर करते हो. सो एम एस ए राव वाज अ सोशियोलॉजिस्ट
Now he brought a threefold impact of urbanization. ये पेपर में आता है, ठीक है. So M.A. Rao, he brought a threefold impact of urbanization. ये 3 points आपके main सब headings बनेंगे और elaboration आप इनका और करोगे. Firstly, he said कि जैसे urbanization आता है, there is an employment in far off cities. जैसे जैसे आप urbanization को लाते हो, लोग far off, दूर दूर की cities में चले जाते हैं, leaving their villages behind. So there are villages. Firstly, there are villages in which a sizable number of people sought employment in far off cities. They live there, leaving behind the members of their families in their नेटिव विलेज, यानी जहाँ पे वो ओरिजिनली रहते हैं वो सब छोड़ के ये लोग फार ऑफ सिटीज में चले जाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल या माधोपुर का. ठीक है, यू नीड टू रीड दैट. सेकंड, इन्होंने क्या इम्पैक्ट बताया. पहला तो लोग दूर दूर की सिटीज में चले जा रहे हैं ड्यू टू अर्बनाइजेशन. सेकंड इम्पैक्ट इज villages situated near an industrial town, it gets populated heavily. ठीक है, इसका एग्जाम्पल कि भाई विलेजेस जो इंडस्ट्रियल टाउन के आजू बाजू सिचुएटेड है, दे गेट हेवीली पॉपुलेटेड. ना भिलाई, जब व्हेन एन इंडस्ट्रियल टाउन लाइक भिलाई कम्स अप in the midst of villages are totally uprooted while the lands of others are partially acquired. एक और एक कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ये विलेजेस पे बहुत ज्यादा असर होता है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल टाउन यहाँ पे सेटअप हो रहा है, सो वो जो आजू बाजू में विलेजेस है, आजू बाजू की बस्तियां है, उनको वो अक्वायर कर लेते हैं in order to increase their land. ठीक है, the latter are found to receive an influx of immigrant workers which not only stimulates a demand for house and market. तो इसका यही मतलब है कि जो आजू बाजू के विलेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन्स, वहां पे एक बहुत ही बुरा असर पड़ता है, उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है. देन थर्ड इम्पैक्ट इज ऑब्वियसली ग्रोथ ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज. ठीक है, while a few villages are totally absorbed in the process of expansion, only the land of many others, excluding uninhabited areas, is used for urban development. तो धीरे धीरे urbanization का इंक्रीज होता है. दैट्स ऑल. तो 3 M.A. राव के इम्पैक्ट बताए ऑफ अर्बनाइजेशन. फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट इन फार ऑफ सिटीज, दूर दूर लोग चले जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए. सेकेंड इज विलेजेस सिचुएटेड नियर एन इंडस्ट्रियल टाउन, दे आर बैडली अफेक्टेड, उनका लैंड ले लेते हैं, अक्वायर कर लेते हैं उन विलेजेस को. ठीक है. एंड थर्डली ग्रोथ ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज, कि धीरे धीरे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज का भी नंबर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है. दैट्स ऑल व्हेन इट कम्स टू अर्बनाइजेशन एंड आई थिंक द चैप्टर इज फिनिश्ड. यहाँ पे मुझे एक बात आपको बतानी थी कि आई टॉक्ड अबाउट द नेशनल प्लानिंग कमेटी, राइट. सो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया. सेटअप डेट बता दी, ईयर बता दिया, जनरल एडिटर, चेयरमैन सब हो गया. बस यहाँ पे उनके इश्यूज बताने थे जिन पे काम करते हैं. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है. ठीक है, एक बार नहीं भी आया तो देख लो. द मेजर एरियाज ऑन विच द कमिटी फोकस्ड इट्स अटेंशन, किस पे फोकस किया था. एग्रीकल्चर, प्राइमरी प्रोडक्शन पे फोकस किया. इंडस्ट्रीज या सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस किया. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे मैंडेटरीली कोई भी कमिटी फोकस करेगी. ह्यूमन फैक्टर, लेबर का यूज, पॉपुलेशन, इन सबको कैसे एम्प्लॉय करे, इस मैटर पे फोकस किया. देन एक्सचेंज एंड फाइनेंस, पब्लिक यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को कैसे इंप्रूव करेंगे. देन सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, जनरल एंड टेक्निकल. देन विमेन्स रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, विमेन्स रोल इन अ प्लान्ड इकोनॉमी. तो ये सारी चीजों में इनके मेजर एरियाज थे ऑफ अटेंशन. ठीक है, सो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए. एंड डोंट लीव द बॉक्सेस. Till then, thank you so much. We'll meet with the next chapter soon. Like, share, and subscribe. Humanities.